गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपने देखा लास्ट लेक्चर मैंने जो वेक्टर के स्पेशल क्लास क्लास 12 के लिए मैंने रखी थी, उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि ट्राइंगल ऑफ एंड पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन कैसे हम लोग करते हैं। ट्राइंगल होगा तो दो साइड अगर उसमें हमें सेम ऑर्डर में होगा तो जो थर्ड जो साइड होता है वो क्या होता है, उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। और लिखते हैं आर इक्वल टू, अगर दो वेक्टर और दिया हो हमारा आर ए प्लस बी तो क्या लिखेंगे, ए और बी दिया हो तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, सेम चीज हम क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम में भी लेते हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि दो वेक्टर जो है किसी भी जो कंजुगेटिव होती है ना, जैसे ऐसे कंजुगेटिव होती है, ठीक है, और उसी वेक्टर से उसी दोनों के बीच से एक क्या निकलता है, डायगोनल, और वही डायगोनल उन दोनों वेक्टर का क्या होता है रिजल्टेंट होता है। सो ये देखने के बाद हमने ये भी पढ़ा था कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो होगा, अलग से हम लोग ने ये देखा था कि उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टाइम बीटा वाला निकालते हैं, और उसका आर जो मॉड निकालते हैं वो रूट अंडर वाला निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेक्टर, मैंने तो वो जनरल फार्मूला निकाला था। आप लोग ये सोच रहे होते, एक बार एक चीज ध्यान दो कि आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैंने इस तरह का क्यों लिया उस समय, है ना। देखो आपके दिमाग में ये आया होगा सर कि आपने इस तरह का क्यों लिया, दो वेक्टर ऐसे लिया, एकदम अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा, है ना। ऐसा भी तो ले सकते थे आप, कैसा, ऐसा भी तो ले सकते थे सर, ऐसे करके ऐसे तो ट्राइंगल बनता है, कितना आसान होता है। बेटा हम लोग इस कोई भी चीज आर्बिट्री लेते हैं, आर्बिट्री का मतलब है कि हम लोग को एंगल थीटा भी चाहिए ना, कि हर एंगल पे निकालना हो। तो कभी दो वेक्टर के बीच में 0 हो, फिर 10 हो, 20 हो, 30 हो, 90 हो, 180 हो, है ना। तो उन सबको निकालने के लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, और जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें आर्बिट्री लेना पड़ता है। मतलब अननोन वैल्यू मतलब दो वेक्टर के बीच जो होता है वो अननोन वैल्यू होता है, ये थीटा वैल्यू हम लोग जानते ही नहीं, तभी हम लोग एक जनरल फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि थीटा का वैल्यू हम लोग को अब क्लियर पता है कितना है। जैसे पहला केस हम लेते हैं, क्या लेते हैं, व्हेन मान लो एक वेक्टर क्या है और दूसरा वेक्टर क्या है, इज पैरेलल टू ईच अदर, तो कुछ ऐसा पिक्चर बन सकता है, या फिर इसी पे ए और बी लाई कर सकता है, क्लियर है, या फिर ऐसा कर सकता है। ठीक है, रुक जाए, इसको ले जाओ। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक वेक्टर ए ले रहे हैं और बी वेक्टर दूसरा वेक्टर बी ले रहे हैं, और दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे देखो, आप एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर ये है, आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसके ऊपर मतलब समझ लो ऐसे भी रख सकते हो। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, और थीटा हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, वेक्टर ए, अब यहाँ से ध्यान देना, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के बीच का एंगल होता है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, मैं यहाँ लिख दूंगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए ना, फार्मूला से cos थीटा, तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 sin 90 के बराबर होता है, यानी कि 1 वैल्यू। यार क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, r निकालते हैं। देखो r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड लेते हैं ना, प्लस 2ab cos 0 डिग्री, है ना, cos 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये रूट अंडर चलते रहेगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे बताओ, इसके बाद आपको क्या करना है, r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a प्लस b का वाला स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने एग्जांपल में आपको ये बताया था, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया कि मान लीजिए दो फोर्स और सेम डायरेक्शन, ऐसे नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या हो ऐसे, और वो एक दोनों डायरेक्शन सेम हो और दोनों एक दूसरे क्या हो, पैरेलल हो। अगर आप पे लगता है तो आप पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, वो दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर लगेगा। इट डजंट मीन, इसका मतलब ये आप मत समझ जाना यहाँ पे कि सर वेक्टर आर, वही चीज तो हम भी बोल रहे थे सर कि वेक्टर आर प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। तो इसीलिए तो ऐसे भी लिख दीजिए सर, नहीं बेटा, ये अभी के लिए थोड़ा बहुत लगता है वो सही है, लेकिन ऐसा है भी नहीं, ये सही एक्चुअल में तो ऐसा है ही नहीं कि ये लिख दो या फिर वेक्टर हटा के ऐसे लिख दो, नहीं बेटा, अभी दूसरी स्टोरीज हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ बोलो क्या निकलेगा, बोलो डायरेक्शन ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग tan बीटा निकालते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे tan बीटा किसी के साथ होता है, तो इन दोनों में से किसी के साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना। सो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अब ये तो हमें पता है, cos थीटा का फिर से लिख देते हैं, cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 और cos sin 0 डिग्री 0। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 तो 0 बाई दिस यानी कि 0 हो जाएगा। तो tan बीटा 0, ठीक है, tan बीटा इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan 0 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू 0 ऐसे लिखो, तो बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि हमें ये पता है कि आर जो है इसी के साथ एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, मतलब ये आर किस पे लाई करेगा, वेक्टर आर इसी में लाई करेगा। क्लियर। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सपोज दैट हम अगर ऐसा लेते हैं, ये भी हम ऐसा ले सकते हैं, ए इधर है और बी इधर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी इधर ही होता है, आर वेक्टर ए वेक्टर। समझ में आ रहा है बात बेटा, ठीक है ना। क्लियर है चीज, फिर से एक बार समझ लीजिए कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं क्या वेक्टर वेक्टर डाल दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कहना क्या होगा, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ये वैलिडिटी नहीं है इसकी, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में दोनों हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो, दोनों वेक्टर के कारण जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे तो वही होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर है ये चीज। चलो अब हम दूसरा स्टोरी लेते हैं, ये फॉर्मूला जो है हम लिखे हुए रहने देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखे रहने दो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, लिख लेना बेटा स्क्रीनशॉट मार के, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर रहने दो, ठीक है, ये भी रहने दो, यहाँ पे हटा दो, मिटा दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। अब क्या करते हैं, वेक्टर ए और एक वेक्टर लेते हैं बी, इन दोनों के बीच क्या करते हैं, इन दोनों को अलग ऐसे रखते हैं, जैसे कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर की इधर है डायरेक्शन और जस्ट उसके 180 के साथ इधर है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो उन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 180। सो पहले लिख लो cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा -1, अब sin 180 कितना होगा 0। साइन का पाई का कोई वैल्यू भी नहीं, 0 ही वैल्यू होता है, ठीक है ना। चलो अब हम निकालते हैं, क्या निकालो, फिर अब निकालो r इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, मतलब r मतलब क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, लेकिन इससे हमें फिलहाल कुछ मिलने जा रहा है, बहुत सारे कुछ नहीं मिलने जा रहा है, तो पहले क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और इसका डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा वैल्यू डाल दो, रेडी बोलो 1 2 3 1 2 3। तो r इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब cos थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा r इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, देख लो, तो होल स्क्वायर लिख देंगे और रूट अंडर डाल देंगे, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली क्या हो जाएगा a माइनस, सो दिस इज r, ठीक है, दिस इज r, हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दो वेक्टर अगर किसी बॉडी पर दो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे फिर फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैं फोर्स का स्टोरी ले रहा हूँ, आसान हो गया आपके लिए, ऐसे आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो, मोमेंटम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मेरी अभी सिचुएशन ये है कि मैं ये वाला लूं तो ज्यादा प्रीफर्ड एग्जांपल बढ़िया रहेगा।
तो मान ली एक बड़ी इधर से खींच रहा है, एक बड़ी इधर से खींच रहा है हमको, और दोनों क्या खींच रहा है, ऐसे एकदम, ठीक है, पैरेलल, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड से खींचेगा, आप समझो दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड से खींचेगा तो क्या होगा, मान लो a माइनस बी मतलब a और b बराबर b है। अभी आप देखो a बराबर b हो जाएगा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा रहेगा, इसको अभी आप करने दो, यहाँ पे कहीं गलत जगह लिखा दिया जाएगा, इससे मिटा ही दो, ठीक है, खराब लगेगा देखने में। अब एक काम करो, आप ऐसे समझो इसको, केस ले लो, छोटा सा इसी में केस ले लो। इफ a इज इक्वल टू b, मतलब वेक्टर a का जो मॉड है और वेक्टर b का मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अगर दो, आप भी समझो ना कि दो वेक्टर है और दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री बना रहा है, और दोनों आपको ऐसे खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, ठीक है ना, दो आदमी, और सेम बल लगा रहा है, तो क्या होगा, आप तो वहीं का वहीं रह जाओगे, तो रिजल्टेंट आपका कितना लगा, 0। इसे क्लियर ना। अब एक क्वेश्चन करो ये कि a बड़ा हो जाएगा या b बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है ना। इन दोनों में जो बड़ा होगा, मान लीजिए a बड़ा, ठीक है, या फिर b बड़ा, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है चीज, तो जो बड़ा होगा डायरेक्शन उसी के तरफ होगा। चलो इसको निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग tan बीटा निकालते हैं। tan बीटा क्या बताता है बेटा, वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, यही ना बताता है बेटा, ये बताता है, ये, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, b cos, ठीक है, थीटा डिवाइडेड बाय b sin थीटा ना, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। अब एक काम करो, सबका वैल्यू लिख लो, पहले लिखा है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो b कितना हो जाएगा, b sin 180, इसमें भी सारी वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, पूरा का पूरा 0 आ रहा है ना। तो a प्लस b फिर क्या हो जाएगा, cos 180, ठीक है, इसका कुछ भी कर लो 0, और फिर a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, दिस वैल्यू 0, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू 0 होता है, दैट्स वाई, है ना, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि tan बीटा का डायरेक्शन जो होगा, आप तो समझ गए, tan बीटा अगर 0 है तो tan बीटा इज इक्वल टू, अगर 0 है तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। और हमको पता है कि इन्हीं में से a या b के साथ क्या बनाना है, r जो है वो बना रहा है एंगल, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, बीटा किसी के साथ भी एंगल बनाता है, a या b के साथ, तो दोनों तो पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी के साथ भी बनाए एंगल हमेशा क्या बनाएगा, उसके साथ 0, मतलब अगर ये बड़ा है, अब ये समझो, अगर ये बड़ा रहा है तो इसके साथ इसके डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर ये बड़ा रहा तो इसके डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है चीज, ये r का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, इन दोनों में जो बड़ा होगा, मतलब रिजल्टेंटली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, दोनों 180 डिग्री एंगल बना रहा है एक दूसरे के साथ, अगर a बड़ा हुआ तो हम इधर चले जाएंगे, अगर b बड़ा हुआ तो इधर चले जाएंगे। इसका मतलब समझ आ रहा है कि मतलब रिजल्टेंट मतलब फाइनली हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उधर ही हम चले जाएंगे। दूसरा केस हमने क्या लिया था, दूसरा केस हमने ये लिया था कि दोनों वेक्टर अगर बराबर होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आप समझ सकते हो कि वो वहीं पे खड़ा रह जाएगा। इज इट क्लियर ना, ठीक, चलो एक और केस ले ले बेटा, देखो एक और केस लेते हैं। केस नंबर 30 नाम दे दीजिए इसको, केस 30, ऐसे 1 to 3 आप दे दीजिएगा, केस 3 लिख लीजिए इसमें। हम ऐसा कर लेते हैं, वेक्टर ए ले लेता हूं मैं इसको और वेक्टर बी ले लेता हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो निकाल लो आप, आर इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब क्या है ये, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नी ऑफ वेक्टर आर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये जब भी हम थीटा लेते हैं तो क्या लेते हैं, उन दोनों जो गिवन वेक्टर है उसका क्या लेते हैं, उसका वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, उन दोनों के बीच जो एंगल है उसका वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले यहाँ पे लिख लेना, cos 90 वैल्यू कितना होता है, cos 90 0 हो जाता है, ठीक है ना, sin 90 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये वाला क्या हो जाएगा, cos 90 0, मतलब समझ लो ये 0 हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा क्या का हाफ। ठीक है, एक चीज और भी गौर करना, आप ये वाला जब ऐसा होता है तो आप समझ रहे हो कहानी क्या है। ठीक है ना, ठीक है, तो मतलब ये इसके बीच से निकलेगा। ठीक है, और एंगल देख लेते हैं, ये इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, ए के साथ ले रहे हैं हम लोग, तो आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, सॉरी tan बीटा इक्वल टू बी, हम मान के चल रहे ए के साथ बना रहे हैं, लेकिन बी साइन बीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस बीटा। फाइनली क्या लिखेंगे, बी साइन 90 डिग्री, बी साइन लिख लो एक बार, अच्छा रहेगा, बी साइन 90 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 90। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, बी साइन 90 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 और ए प्लस क्या हो जाएगा, ये कुछ होगा बेटा, ये बी हो जाएगा ना, बी और यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी बाई ए हो जाएगा ना। हाँ ठीक, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, देख लो cos 90 0 हो गया तो ये 0। ठीक है, ए बचेगा नीचे से बी और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो बी बाई ए हो गया इसका वैल्यू। तो बीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है ना, मतलब ये जो बीटा का डायरेक्शन होगा tan इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें भी छोटा और केस कर सकते हो आप ऐसा केस कर लो इसमें कि a इक्वल टू बी कर लो। मान लो हम क्या मानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a और b बराबर है, जब दोनों बराबर होगा तो देखो आप क्या कर सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। समझ में आ रहा है बेटा, ये इसी केस के लिए यहाँ पे दे देना, केस 3 का 1 है ना, केस 3.1 क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b करेंगे तो tan बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 45 है ना। tan बीटा का वैल्यू 1 कब होता है 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये है, ऐसा बना सकते हैं, थोड़ा बराबर ही रहने दो है ना। चलो ये बराबर हो गया, ये 45 हो गया, ये a हो गया वेक्टर और ये b हो गया। ठीक है, ये स्टोरी है, क्लियर है, कैसे से लाइन दे सकते है ना। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप देख सकते हो, और ये हमें बेसिकली ये पैरेललोग्राम से दिखाया गया है ना, देख लो, क्योंकि देखो एक पैरेललोग्राम ये है। ठीक है, तो इसमें ये O पॉइंट से क्या हो रहा है, एक साइड ये निकल रहा है और एक साइड ये निकल रहा है, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, उसी पॉइंट के डायगोनल से निकल रहा है, तो वही क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, A से 45 बनाएगा तो B से भी 45 बनाएगा। क्लियर है चीज, आप यहाँ पे R इसके साथ भी निकाल के यहाँ पे A B A करके देखोगे तो फिर भी वही आएगा, क्योंकि ये 45 है और ये पूरा 90 तो ये भी 45 होगा। ठीक है, चलो, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट केसेस में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जब दो वेक्टर के बीच अलग अलग एंगल हो तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेटा कौन सा, कंपोनेंट। चलो, कूलम्स लॉ का आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको लगा होगा थोड़ा सा सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें, तो देखिए अब फाइनली आपका दिक्कत कम होने वाला है, खत्म होने वाला है इस लेक्चर के बाद। ये पूरे लेक्चर के बाद आपकी प्रॉब्लम एकदम से साफ हो जाएगी। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। ठीक है, इसके लिए हम एक पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह की हम बातें करेंगे। ठीक है, दो तरह की बातें होंगी। ठीक है, O M ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको L दे दो। ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। ये वेक्टर OG है, क्या OG क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इसका मैंने क्या नाम दिया है R। ठीक है, ये X है और ये Y, मतलब X वेक्टर और ये Y वेक्टर है, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, X एक्सिस में नाम दे रहा हूँ बड़ा वाला। ठीक है, ये X एक्सिस है। ठीक है, और ये Y एक्सिस है। ठीक है, और हमको ये भी पता है बेटा कि X एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, I कैप से, और इसको J कैप से। ठीक है ना, तो देखो आप ये वेक्टर X वेक्टर, ये भी Y हो जाएगा, ये भी Y वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा X वेक्टर हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा ये ध्यान दो। मैंने पहले क्या किया, दिस वेक्टर, मैंने क्या बताया, इक्वल वेक्टर के बारे में बताया। दो वेक्टर कभी इक्वल होंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों का क्या होगा, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाई तो ये भी वाई, ठीक है ना। अब देखो ट्रायंगल ऑफ लगाओ या पैरेललोग्राम लगाओ। तो ट्रायंगल ऑफ देख लो, वेक्टर ओ माय गॉड में देखो, ट्रायंगल ऑफ में क्या देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ट्रायंगल में देखते हैं क्या होता है। वेक्टर ओ एम क्या लेंगे, ये साइड और ये साइड एक ही ऑर्डर में और ये रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, इसको आने दो, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई इज इक्वल टू वेक्टर, देख सकते हैं कि नहीं सर। या फिर इससे देख लो, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो रहा है, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड, एक कंजुगेटिव साइड एक ही, और इसका जो है क्या बोलते हैं, इसको पूछी एक ही जगह से निकल रहा है और उसी पूछी से क्या निकल रहा है, डायगोनल। तो इन दोनों वेक्टर का ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो आर इक्वल टू, फिर से लिख सकते हैं अगेन, आर इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बताया था आपको कि अगर मैं आई कैप लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसे एक्स कैप भी मैंने बताया था कि एक्स कैप भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसका ये डायरेक्शन एक्स वेक्टर के किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या करता है, मैं तुम्हारा ए कैप लिख दूं तो ये क्या किसका डायरेक्शन बताता है, वेक्टर ए का डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं लिख दूं एक्स कैप, तो किसका डायरेक्शन बताता है, वेक्टर एक्स का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है चीज। उसी तरह वेक्टर यूनिट वेक्टर वाई लिख दूं, मैंने लिखा नहीं, मैं यूनिट वेक्टर का वाई लिख लूं तो किसका डायरेक्शन देगा, वाई का। लेकिन इन जनरल में एक्स एक्सिस में आई कैप दिखाते हैं, स्टैंडर्ड है ये, और ये वाई एक्सिस में जे कैप दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई कैप इस वर्ड लिख सकते हैं वेक्टर एक्स, आप ऐसे नहीं समझोगे, आप ऐसे समझोगे बहुत अच्छे से कि एक्स बराबर क्या बनाए सर, कि वेक्टर एक्स लिख दो, ये तो आई इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर है चीज। देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एक्स बराबर, देखो तो वेक्टर एक्स बराबर एक्स एक्स कैप, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स आई को। देख लो बेटा, कुछ दिक्कत है, वही मैंने तीर नहीं मारा है, कुछ भी मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाना, बहुत ही सिंपली मैंने बताया। यूनिट वेक्टर को मैंने सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड किया, क्या है, यूनिट वेक्टर, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ये आपने देख लिया बखूबी, ठीक है ना। चलो जब हमको ये पता चल गया तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वैल्यू। उसी तरह वाई वेक्टर के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाई जे कैप। तो ये वाला भी क्या करो, इसमें पुट करो, अब पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई, ठीक है। देखो अब समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा सा और समझाते हैं कि हाँ वेक्टर एक्स को वेक्टर जैसा लिखते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आर है ना, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा था क्या करना है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चल रहा है कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका बहुत अच्छा थोड़ा सा और डिटेल लेना है तो ऐसे कर लो, इसमें मैग्नीट्यूड है ना, और क्या है, डायरेक्शन है। अब इसमें देखो क्या है, मैग्नीट्यूड है और इसमें क्या है, डायरेक्शन है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। सो फाइनली ये क्या है, वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है, और ये वेक्टर है। उसमें भी क्या था, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। क्लियर है चीज, इसमें भी वेक्टर वेक्टर वेक्टर। क्लियर है, ये मैंने अपने दिमाग से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। होता भी तो यही है, ठीक है, थोड़ा सा समझा दिया कि ध्यान रहे ऐसा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कभी लिख देना कि एक्स, ये लिखना वेक्टर लिख देना आर, उसको लिख देना मॉड ऑफ एक्स, मतलब सिर्फ एक्स लिख देना, वाई लिख देना, है ना, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, ठीक है। या फिर हाँ मतलब वही है, ठीक। चलो ये हो गया। अब एक और चीज हम इसमें देखते हैं, क्या है वो देखना। आप ये देखो, आपने ट्राइंगल का क्या बोलते हैं उसको, ये वाला पढ़ा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो देखो हम स्क्वायर आर, हमने ये भी बोला है कि वेक्टर आर है तो उसका मॉड ऑफ आर भी ले सकते हैं, तो इधर भी मॉड लेना पड़ेगा, इधर भी मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मत लिख देना, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये वाला तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं बात कर रहा हूं सर, इनवैलिड, ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे देखो ना बेटा, जैसे उसी पिक्चर को मैं यहाँ पे ऐसे उठा देता हूं, देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर और एक्स और वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे करके लिखो, उसको बताता हूँ क्या कहानी है। और कूलम्स लॉ में हम इसका इस्तेमाल बड़ी मस्त किए थे, ठीक है ना। आज उसी के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाएगा। जैसे अगर ये ट्राइंगल है, ये अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे रिलेट करो, रिलेट प्लीज रिलेट
तब समझ में आएगा। प्लीज रिलेट विथ इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन, कैसे क्या किए सो समझो। इक्वेशन 1a के साथ, ठीक है। क्या किए देखो, जब भी वेक्टर आर दिया हो, ठीक है, जब भी वेक्टर आर दिया हो, ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आप लोग कुछ करने में। ऐसे इसको कर लो, इसको आर लिख लो। जब भी वेक्टर आर दिया हो, जब भी वेक्टर आर दिया हो और हमसे पूछा जाए इस फॉर्म में दिया हो तो, है ना, वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, या फिर इस फॉर्म में दिया हो, तो करेंगे क्या, उसका अगर मॉड निकालना हो तो मॉड कैसे निकालेंगे बेटा, कुछ नहीं बेटा। देखो इन दोनों तो वैलिड हो गए, ये सिर्फ दोनों सही है, तो आप देखना आई के साथ जो भी कंपोनेंट रहे, आई के साथ जो भी कॉफिशिएंट रहे उसको लिख लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस। फिर जे के साथ जो भी कंपोनेंट रहेंगे उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और ब्रैकेट दे देंगे और उसका हाफ कर देंगे। इसे क्लियर। इसी तरह अगर ये तो हुई 2D की बात, अगर 3D हुआ हमारा, 3D हुआ तो जेड भी होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। कैमरामैन अक्षर, सब कुछ ठीक है, चलो ओके। छोटा सा बच्चा है, मेरा हेल्प कर रहा है कैमरा में, ठीक है, चलो उसके लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, मजाक कर रहा हूं, ओके। चलो ये बेटा हो गया ना, समझ गया ना, तो ये हो गया स्टोरी, ये कंप्लीट हो गई। स्क्रीनशॉट मार लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलो एक्स मतलब एक बार और फिर से सुन लीजिए, वेक्टर आर बराबर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हमें अगर मॉड ऑफ आर निकालना हो, इस फॉर्म में दिया हो तो मॉड ऑफ आर निकालना हो, क्या करेंगे, जो एक्स है उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब आई के साथ जो भी हो उसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस बीच में डालेंगे और जे के साथ जो भी हो उसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सिंपली, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा और टर्म बचा हुआ है, क्या है सो देखिए, ये भी आसान है, आप लोगों को सबको पता है। ये इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, बीच भी लग रहा है क्या बच्चों, लग रहा हो, क्या करें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, ये ठीक है, इसको रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम इसको क्या दे रहे हैं नाम, हम इसका नाम दे रहे हैं एक्स, ठीक है, इसको वाई नाम दे रहे हैं, तो ये भी वाई हो जाएगा, वेक्टर में दे सकते हो, कोई दिक्कत हो रही, ठीक है, ठीक है, और ये एक्स वेक्टर है ना। तो हम देखो यहाँ पे थीटा दे रहे हैं, तो हम तो कॉस थीटा निकालेंगे। आपको पता है जब भी एंगल निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को, ओनली। ये हमेशा किसकी बात कर रहा है, जैसे हम लिखे कॉस थीटा बराबर एक्स बाई वाई या कुछ भी लिखे हम, तो किसके बारे में बात करेगा, ये आर लिखूं कि छोड़ दूं, चल रहने दो, ऐसे देखता हूँ जरूरत पड़े लिखूंगा, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है ना। बिकॉस एंगल जब भी हमेशा क्या मैग्नीट्यूड की बात करता है, इसके साथ वेक्टर डायरेक्शन वगैरह नहीं होता। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, नहीं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो लिखते हैं, इसको लिख दो, क्या लिख दोगे, आर लिख दो, चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस कितना हो गया, एक्स, ठीक है, और इधर आर हो जाएगा, ठीक है ना, आर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सही लिख रहा हूं, देख लो, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर कॉस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सो भी देख लो, ये हो गया ना। ये वेक्टर आर लिखना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। अब समझने की कोशिश करो पहले, बहुत ही सिंपल है, फिर समझाता हूं, ठीक है। ये चीज समझ में आगे कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी बड़ा थ्योरी नहीं है। ये समझो, अगर मैं आर ये वेक्टर लिखता हूं, वेक्टर आर, ठीक है, और याद रखना उन दोनों के, ये जिसके बीच में है वो दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा कंडीशन हो, और उसके बीच से कहीं से भी कोई भी वेक्टर आर जा रहा है, ठीक है ना, आर ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। आर मैंने लिया क्योंकि हमेशा लेते आ रहा हूं, इसलिए कोई भी वेक्टर हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है ना। जब ऐसा अगर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, इसका कंपोनेंट चाहिए एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू इधर कितना होगा, यहाँ पर, मतलब यहां तक वैल्यू क्या होगा इसका, ठीक है, तो वो वैल्यू होगा आर कॉस, ठीक है, और यहां पे होता है आर साइन थीटा, मैं निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है, आप भी समझ आओगे इतना फटाक से मैं कैसे लिख दिया। तो देखो आर जब भी किसी भी एक्सिस के साथ, इसके साथ या इसके साथ थीटा बनाए, मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाए, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर
आर कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर आर साइन थीटा। जो बच गया उधर वाला क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो साइन थीटा में निकाल दो तो समझने में आसान होगा। साइन थीटा इसका क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होगा y, y बाय हाइपोटेन्यूज कितना r, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा। अब देख लो y बराबर हो गया ना आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ आर्क अलोंग y एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, ठीक है ना, अलोंग y एक्सिस, एंड दैट इज इक्वल टू द r sin थीटा। मतलब ये हुआ कि कोई वेक्टर हो इस तरह का हो, उसके बीच वो एक किसी रेक्टेंगल में फंसा हुआ हो, बीच में हो, ठीक है ना, और उसका x कंपोनेंट निकालेंगे तो x कंपोनेंट भी r sin थीटा हो सकता है। लेकिन अगर थीटा इसके साथ है तो r cos थीटा, अगर इसके साथ है तो r cos थीटा यहाँ चला जाएगा। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। r को अभी तक फिलहाल क्या r ये थीटा x के साथ है तो क्या होगा r cos थीटा इधर चला जाएगा। अब जो थीटा के साथ नहीं हो क्या लिखेंगे r sin थीटा, सिंपली, ठीक है। इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो, ठीक है। चलो लास्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्क्रीनशॉट मार लो बेटा। क्या जमाना आ गया है, पहले हम लोग कितना मेहनत करते थे, आजकल तो मजे ले लो, घर में बैठो आराम से स्क्रीनशॉट मारो सर, वाह बहुत ज्यादा मन कर गया तो क्या करेंगे प्रिंटिंग कर लेंगे, वो भी एकदम मस्त वाला पेज में, है ना, और उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा के वो नोट्स बना लेंगे, है ना। ओहो अब चलते हैं क्या बताओ, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये हुई डायरेक्शन वाली बात, ये मैग्नेटोस्टैट में ये सब है ना बड़ी काम आएगी, ठीक है चैप्टर। तो सर पहले देखो डॉट क्या है, डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब डॉट हो जाने के बाद, है ना, मतलब काम हो जाने के बाद जो बाहर निकल के आता है, ठीक है ना, स्केलर प्रो। ओहो क्या सर काइन मास्टर प्रो है क्या, ऐसा वैसा नहीं ले लीजिएगा प्रो बोल के, नहीं लूंगा बेटा, अभी नहीं लूंगा, बात का तो नहीं कर सकता, अभी तो फिलहाल नहीं लूंगा, ठीक है। अभी पहले जम तो जाए, मन तो लग जाए आप लोग का। चलो आगे चलते हैं। देखो हमेशा याद रखना वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, बिटवीन क्या होता है बिटवीन वेक्टर ही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर, ठीक है, बिटवीन लिख दो यहाँ पे, हमेशा बिटवीन वेक्टर, ये नहीं कि मैग्नीट्यूड के भी डॉट कर देना, बिटवीन वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर लिख दो, बिटवीन TWO बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो लिख दो A डॉट बी, वेक्टर A डॉट बी। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, उसका जो वैल्यू आएगा स्केलर, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा लास्ट में A डॉट बी करने के बाद वो क्या होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सो A डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा AB cos थीटा। कुछ नहीं करना है, मतलब कोई एक वेक्टर दिया हुआ और दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ, मतलब A डॉट बी उसका निकालना है तो निकाल लो आराम से। अगर एंगल में पता हो 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा AB cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है बोलो बेटा 0, यही होता है ना। sin 90 बराबर क्या होता है, ठीक है, A डॉट बी बराबर सही लिखा है, ओके चलो हो गया। उसी तरह कोई भी एंगल के हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये कहानी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जो हमने ये है ये क्या है स्केलर, स्केलर, ठीक है, ये स्टोरी, बस इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना इसमें, ठीक है। डिटेल में तो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। अब चलते सीधे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और देख सकते हो, एक चीज और दिखाना भूल गया, देखो ये हम इसको क्या लिखते हैं I और इसको क्या लिखते हैं J, मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, x एक्सिस, ठीक है। अब क्या करोगे I डॉट I मैं बोली लिखने के लिए I कैप और I कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालो। देखो यूनिट वेक्टर, वेक्टर है वाला यूनिट वेक्टर, कोई तो वेक्टर है ना, तो आपको पता है इसका मॉड कितना होता है 1 होता है सर, इसका भी 1 होता है। और cos, अब बताओ I डॉट I लिखा मतलब 2 I है एक ही तरफ है, समझ रहे, 2 यूनिट वेक्टर एक ही तरफ क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। उसी तरह I डॉट J करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 और cos 90 डिग्री, देख लो ये और ये इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या होता है 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कोई भी मतलब सिमिलर हो, ठीक है ना, J डॉट J क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बराबर K डॉट K लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये बराबर क्या हो जाएगा 1, ये इस तरह का स्टोरी है, ठीक है। और I डॉट J हो गया, J डॉट K करेंगे कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आ गई चीज।
ठीक है, मतलब सिमिलर रहा तो क्या हो जाएगा 1 सिमिलर। इस केस में क्या देख रहे हैं, सिमिलर 2 वेक्टर रहेगा, सिमिलर 2 वेक्टर्स, सिमिलर 2 वेक्टर्स का क्या वैल्यू होगा 1, अलग अलग हो जाएगा तो डिफरेंट के लिए 0, डिफरेंट 2 वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है चीज? ओके, थोड़ा सा सांस ले लो यार, हम भी थोड़ा सांस ले लें। लेना चाहोगे सांस? जब भी पटकते हैं तो मेरे खाली चूक जाता है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रोडक्ट हटा दो, अब डायरेक्ट चलो क्रॉस। क्रॉस में थोड़ी सी और मस्ती होगी, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, मैंने बताया था इसके बारे में, ये क्या होगी, ये फाइनली क्या होगी, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका नाम वेक्टर प्रो चलेगा ना, प्रो वेक्टर प्रो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, दो वेक्टर के बीच क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ इंटू मत बोल देना बेटा, बता देना, इसको डॉट बोलना और क्रॉस बोलना, ठीक है ना, डॉट या क्रॉस बोलना, इंटू मत बोल देना, गुना, इसको गुना और इसको गुना, या जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी बोलते हैं आप लोग, कुछ मत बोलना, इसको डॉट बोलना, इसको क्रॉस बोलना। ठीक है, ठीक है, इसका इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम गुना भागा जो भी है। ठीक है, मिलता है लेकिन वैसे मत समझना। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी, मतलब दोनों को क्या लेंगे, मॉड लेंगे। ठीक है, ए बी उसका साइन थीटा, ठीक है, दोनों के बीच जो एंगल होगा, एन क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, वेक्टर होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और हमको ये बताना पड़ेगा ना, ये डायरेक्शन हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, वेक्टर। अब समझ आ रही बात, क्योंकि एन क्या हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है और ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसे क्लियर ना। चलो क्या है इसके पीछे स्टोरी, क्या है इसके पीछे स्टोरी, ये है वो ज्यादा समझना जरूरी है। अच्छा कुमार जरा हमें चौक दीजिए, देखो क्या ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी, हमेशा देखो ऐसे किया था, ए क्रॉस बी, जैसे देखिए ऐसे समझिए, दो वेक्टर हम ले रहे हैं, हम अगर ए क्रॉस बी बोले और बी क्रॉस ए बोले, दोनों में अंतर आ जाएगा। हम ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, जैसे कि ए, जैसे ये वेक्टर ये है और हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ऐसे जा रहे हैं, ए क्रॉस बी ऐसे करने का मतलब होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अगर मैं बोलूं बी क्रॉस ए, बी से ए क्यों जा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। मतलब समझ आ रहा है, इसका डायरेक्शन देखो यहाँ पे, ये वाला अंगूठा इसका डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर है चीज। तो मान लो मैं इसको जेड एक्सिस मानता हूँ, इस पॉइंट को जेड, समझ में आ रहा है, जेड जेड डैश वाला समझ में आ रहा है, ये वाला ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी कॉस, यहाँ पे थीटा ले लो, दोनों बेस एंगल कॉस थीटा। तो यहाँ पे एन क्या का वैल्यू भी क्या हो जाएगा फिलहाल, जेड या माइनस जेड, आप इसको जेड मानो और अंदर वाला क्या मानो, जेड डैश, क्या है, ठीक है, जेड और जेड डैश। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे से ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिख तो पहले लो, ए क्रॉस बी कर रहा हूं मैं, ए क्रॉस, यही इसका मतलब है, ए क्रॉस बी मतलब ए बी कॉस थीटा, एन क्या पहले लिख लो, उसको एन क्या वैल्यू लिख लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऐसे है ऐसे, ठीक है ना। अंदर वाला प्लस जेड, बाहर वाला प्लस जेड लेते हो ना, मतलब पैरेलल परपेंडिकुलर प्लेन एंड आउटवर्ड, तो यहाँ क्या होगा, जेड ही ले लो, प्लस जेड ले लो, आपको समझ में आ जाएगा, प्लस जेड, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको, जेड को क्या लिख सकते हैं, क्लियर है चीज। और मैं बोलूं बी क्रॉस ए, आप तो समझ ही गए हो बेटा, बी क्रॉस ए मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी लिखाएगा, अरे साइन लिखना था ना, अपने ध्यान दीजिए, साइन लिखना था ना, साइन लिखना था, ए बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस जेड कैप या फिर देखो मैं ये लिख रहा हूँ क्यों, ये स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर दिया, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है, हमेशा यही लिखना, ठीक है, लिख दोगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह देखो अगर आई और जे के बारे में बात करें, आई और जे कैप के बारे में बात करें, तो देख लो ये आई कैप है, मतलब एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, जे कैप, ठीक है ना, ये आई कैप और जे कैप। अगर इन दोनों के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री, तो मैं लिखता हूँ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। आप किधर जा रहे हो बेटा, आप इधर जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे बराबर, पहले देख लो, आई मतलब आई का मॉड, जे का मॉड, और साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे एन कैप का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो अगर ये एक्स वाई माने, ये कैप माने, मतलब जेड कैप प्लस माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो, ये हम ऐसे जा रहे हैं, आई
आई और आई से जा रहे जे, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, मतलब के कैप बाहर वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। फिर उसी तरह मैं लिख दूं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस, ठीक है, तो जे क्रॉस आई वाला पिक्चर बना रहा हूं, जे क्रॉस आई मतलब ये जे है और ये आई है, तो इधर से इधर जा रहा हूं, दोनों बीच 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 1, ये तो सेम चलेगा, जे आर आई का मॉड 1 हो जाएगा, साइन यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी होगा और एन कैप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू फिर क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे लिख दो और एन कैप को क्या लिखोगे, ओ माइनस, चीज माइनस के कैप, मतलब कहने का मतलब ये ऐसे चलेंगे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे देखो ऐसे चलेंगे, समझ आ रहा है चीज, देखो ऐसे, ये ऐसे है और फिर ऐसे चल रही है, तो ये अंगूठा किधर है, इनवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड वाले के लिए हम प्लस लिखे थे तो इनवर्ड के लिए माइनस लिखेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, आउटवर्ड के लिए माइनस लो या प्लस लिखो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, ये बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेन यहाँ पे कौन है, बोर्ड, परपेंडिकुलर प्लेन एंड इनवर्ड, ठीक है, क्लियर है ये? तो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई का क्या हो गया, आई क्रॉस जे का के और जे क्रॉस आई का क्या बोलते हैं माइनस के, ठीक है, उसी तरह आप देख लो आई क्रॉस आई करने में क्या होगा, इसमें कुछ होगा ही नहीं होगा, देखिए आई क्रॉस आई मतलब 1 क्रॉस 1 साइन 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई दोनों सेम है ना, तो साइन 0 एन कैप करते हैं कुछ भी, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के बराबर, ठीक है, मतलब आई क्रॉस जे के और जे क्रॉस के आई, है ना, क्या लिख दिया, क्या बोल दिया मैंने, आई क्रॉस जे बराबर के और जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, ठीक है, आप ऐसे भी देख लेना, एक ऐसे घूमता हुआ हम लोग पढ़े थे पहले, आई जे और एक के, ठीक है ना, आई क्रॉस जे बराबर के, ठीक है ना, और जे क्रॉस के बराबर आई, ठीक है, उसी तरह उल्टा चलेंगे तो आई क्रॉस के बराबर जे और के क्रॉस जे बराबर क्या बोलते हैं आई, तो ये इधर से इधर हम लोग चल रहे हैं तो प्लस में चल रहे हैं, समझना है, ये प्लस में, ऐसा उल्टा चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला कहानी हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ वेक्टर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, ठीक है, स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट आई हैव डिजाइन्ड ए न्यू कोर्स दैट आई हैव लेक्चर्ड हियर इन वेक्टर 1 lecture 1 and this is a vector for class 12 lecture 2. This is a especially I have designed for you only to क्या बोले avoid a huge lecture on vector. तुम अभी क्या करते, सबसे पहले वेक्टर जाते पूरा देखते है ना, तो क्या हो जाता, सारा मजा किरकिरा हो जाता, कहां से देखूं सर, क्या ना देखूं, है ना, कौन सा चीज पढ़ने वाली है, कौन सी चीज नहीं पढ़ने वाली है। इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो, रगड़ लो इस पे, ठीक है ना, 2 बार पेज में बना लो, 3 बार बना लो बेटा, कहीं भी 12 में दिक्कत नहीं होने वाली, आई गारंटीड। क्लियर है? थैंक यू आज की क्लास के लिए, ओके बाय।